नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अरुणा गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज भीम। इकोनॉमिक्स में बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में कल हम वीडियो के माध्यम से पूर्ण प्रतियोगिता के चैप्टर को समझ रहे थे। कल वाले वीडियो में हमने पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में उद्योग और फर्म का किस तरह साम्य स्थापित होता है उसकी व्याख्या की थी। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि अल्पकाल में फर्म को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और हानि तीनों में से कोई भी स्थिति प्राप्त हो सकती है और उद्योग में साम्य स्थापित होता है उद्योग की मांग और पूर्ति के माध्यम से, और उसी के माध्यम से फिर फर्म अपना उत्पादन एक निर्धारित कीमत पर स्थापित करती है, उसमें चेंज करने का उनको अधिकार नहीं होता है। आज हम दीर्घकाल के अंतर्गत पूर्ण प्रतियोगिता में किस तरह साम्य स्थापित होता है इसकी चर्चा करेंगे। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किस प्रकार उत्पादन और कीमत निर्धारित होती है। दीर्घकाल इतना लंबा समय होता है कि जिसमें उद्योग के अंतर्गत नई फर्म प्रवेश कर सकती है, पुरानी फर्में उद्योग छोड़कर जा सकती है और मांग में जितना परिवर्तन होता है उसके अनुरूप पूर्ति को समायोजित किया जा सकता है, क्योंकि दीर्घकाल में कोई भी साधन स्थिर साधन नहीं रहता, सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं। तो दीर्घकाल में संतुलन अल्पकालीन संतुलन से कुछ अलग रूप में स्थापित होता है। दीर्घकाल में फर्म का जो संतुलन होता है, फर्म के साम्य के लिए ये ज़रूरी होता है कि LMC बराबर LMR हो। L फॉर लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। इसी तरह AR बराबर एवरेज रेवेन्यू बराबर LAC होना चाहिए। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट बराबर होनी चाहिए AR के। दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। क्यों सामान्य लाभ प्राप्त होता है? उसका कारण है कि जैसा मैंने आपको अभी बताया कि दीर्घकाल में इतना लंबा समय होता है कि मांग के अनुरूप पूर्ति को समायोजित किया जा सकता है। मान लीजिए अल्पकाल में किसी फर्म को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उसको देखकर उससे आकृष्ट होकर दीर्घकाल में नई फर्म उद्योग में प्रवेश करेगी। नई फर्मों के प्रवेश के कारण उद्योग में वस्तु की सप्लाई बढ़ जाती है और सप्लाई बढ़ने का परिणाम ये होता है कि कीमत में कमी आती है और कीमत में कमी आने के परिणाम स्वरूप असामान्य लाभ सामान्य लाभ में बदल जाते हैं। जैसा कि आपको ये डायग्राम शो कर रहा है, इसमें देखिए OX अक्ष पर हमने उत्पादन मात्रा को लिया है, OY अक्ष पर कीमत, आगम और लागत को लिया गया है। देखिए आप, इसमें सब कॉस्ट E बिंदु पर समान है। LAC उसी के अंदर हमने SAC यानी अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों संतुलन एक साथ स्थापित हैं। LMC है, SMC है, सब E पॉइंट पर बराबर है और E पॉइंट पर ही OP या AR MR भी बराबर है। तो ये दीर्घकाल में फर्म का संतुलन स्थापित होता है, जहाँ पर P, AR, AC, MR, MC सब बराबर होते हैं और फर्म O की उत्पादन करेगी और उस स्थिति में O की उत्पादन की स्थिति में उसे सामान्य लाभ प्राप्त होगा। ये था फर्म का दीर्घकाल में साम्य। फिर अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं दीर्घकाल में उद्योग का साम्य। फर्मों से मिलकर उद्योग बनता है। दीर्घकाल में उद्योग के अंतर्गत नई फर्मों का प्रवेश और उन्हें बहिर्गमन की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसलिए दीर्घकाल में उद्योग के अंतर्गत भी केवल सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं और संतुलन के लिए वही शर्त होगी P = AR = AC = MC और = MR होना चाहिए।
इस स्थिति में उद्योग की सभी फर्में व्यक्तिगत रूप से दीर्घकालीन साम्यावस्था में होती है। न तो उन्हें अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो रहा होता है और न ही हानि प्राप्त हो रही होती है, इसलिए वे अपने उत्पादन में परिवर्तन करने की ओर उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है। जैसा कि आपको ये वाला डायग्राम शो कर रहा है, इसमें हमने लेफ़्ट साइड में इंडस्ट्री में संतुलन को लिया है, जहाँ मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। वहाँ ओ की उत्पादन पर उद्योग का साम्य है। एक व्यक्तिगत फर्म को हमने प्रतिनिधि के रूप में लिया है। जो कीमत उद्योग द्वारा निर्धारित हुई उस ओपी कीमत पर उसके एआर, एमआर, एलएसी और एलएमसी बराबर है और वह ओ एक्स मात्रा में वस्तु का उत्पादन करके साम्य अवस्था में है। अब जब हम दीर्घकाल की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली में दीर्घकाल में जब उत्पादन में परिवर्तन किया जाता है तो दीर्घकाल में उत्पादन में परिवर्तन का प्रभाव उत्पत्ति के नियमों के साथ दृष्टिगोचर होता है। यानी दीर्घकाल में जैसे ही उत्पादन में परिवर्तन होता है तो उत्पत्ति के नियम कार्यशील हो जाते हैं। जैसा आपने पहले के चैप्टर्स में पढ़ा है कि उत्पत्ति के नियम 3 प्रकार के होते हैं: उत्पत्ति समता नियम, उत्पत्ति ह्रास नियम और उत्पत्ति वृद्धि नियम। अगर हम इनको लागत की दृष्टि से देखें तो ये इनके उल्टे क्रम में चलते हैं। उन उत्पत्ति नियमों के अंतर्गत प्रोडक्शन होता है और उनके अनुसार उत्पादन बढ़ने पर लागत का निर्धारण होता है। वो लागत जो वक्र बनता है सप्लाई कर्व, उसे हम कहते हैं लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। एक एक नियम को हम अब लेते हैं। उत्पत्ति ह्रास नियम सबसे पहले। उत्पत्ति ह्रास नियम या लागत की दृष्टि से इसे कहें तो लागत वृद्धि नियम, अर्थात जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे उसकी प्रति इकाई लागत बढ़ती जाती है। यानी बढ़ा हुआ उत्पादन ज़्यादा लागत पर बढ़ी हुई लागत पर प्राप्त होता है। डायग्राम में आप देखिए, हमने लेफ़्ट साइड में इंडस्ट्री का संतुलन और राइट साइड में फर्म का संतुलन लिया है। लेफ़्ट साइड से हम शुरू करते हैं। डिमांड कर्व और प्रारंभिक सप्लाई कर्व, जहां ए बिंदु पर संतुलन की स्थिति में है, ओ पी कीमत का निर्धारण होता है और वो फर्म के लिए दी हुई है। ऐसी स्थिति में ओ क्यू उत्पादन इंडस्ट्री में कुल होता है। इस स्थिति में ओ पी कीमत पर फर्म ओ एक्स के बराबर प्रोडक्शन कर रही है और सामान्य लाभ की स्थिति में है, जहां पर ए सी और ए आर बराबर हैं और इसी बिंदु पर एम सी कर्व नीचे से ऊपर की ओर काटता है। अब मान लीजिए अल्पकालीन रूप में डिमांड में वृद्धि हो जाती है, मांग बढ़ जाती है, तब नया संतुलन आता है बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर आप देखिए कीमत बढ़कर हो जाती है OP1। अब ये जो उद्योग में कीमत निर्धारित हुई है वो फर्म के लिए भी होगी और ऐसी स्थिति में आप देखिए नया संतुलन बिंदु हो जाता है E1। E1 बिंदु पर फर्म को अल्पकालीन असामान्य लाभ मिल रहा है E1F के बराबर। अब इसका परिणाम दीर्घकाल में क्या होगा? इस असामान्य लाभ से आकर्षित होकर नई फर्में प्रवेश करेगी, उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा फर्म्स आएंगी, सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई तो बढ़ेगी, लेकिन हम कौन से उत्पत्ति नियम की बात कर रहे हैं? उत्पत्ति ह्रास नियम या लागत वृद्धि नियम। तो सप्लाई बढ़ती है लेकिन वो बढ़ी हुई कॉस्ट पर होती है, इसलिए प्राइसेस पहले वाले दीर्घकालीन संतुलन की तुलना में बढ़ती है। देखिए नया सप्लाई कर्व है S1 उस स्थिति में नए डिमांड कर्व को ये C बिंदु पर काटता है। प्राइस OP से बढ़कर OP2 निर्धारित होती है। इसी OP2 कीमत पर फर्म का नया संतुलन स्थापित होता है E2 बिंदु पर। अब आप देखिए फर्म ने अपना प्रोडक्शन कम कर दिया है। क्यों कम कर दिया है? क्योंकि उसकी लागत बढ़ गई है, तो वो उस स्थिति में कम उत्पादन कर रही है। अब इंडस्ट्री के जो आपके दो संतुलन दीर्घकालीन संतुलन बिंदु आए A और C, इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं, जिसे मैंने डार्क लाइन द्वारा शो किया है।
तो हमें प्राप्त होता है लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, और ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ है, जो कि ये बताता है कि उत्पत्ति ह्रास नियम या लागत वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है। ऐसी स्थिति में इंडिविजुअल फर्म्स उत्पादन में कमी करती है, लेकिन फर्मों की संख्या में वृद्धि होने के कारण टोटल सप्लाई में वृद्धि होती है, और दोनों दीर्घकालीन संतुलन में फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त होता है। सेकेंड, उत्पत्ति समता नियम। उत्पत्ति समता नियम वह नियम होता है जिसमें उत्पादन बढ़ाने पर प्रति इकाई लागत में कोई चेंज नहीं होता है, उसी के उसी सेम प्रति इकाई लागत पर उत्पादन को कम ज़्यादा किया जा सकता है। जैसा कि आपको डायग्राम से शो हो रहा है, देखिए प्रारंभिक संतुलन ए बिंदु पर जहां डिमांड और सप्लाई कर्व एक दूसरे को काटते हैं। नया संतुलन अल्पकालीन संतुलन उस स्थिति में बी बिंदु पर जहां पर कीमत बढ़ जाती है, फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त होने लगते हैं, नई फर्म प्रवेश करेगी, उसके कारण सप्लाई में वृद्धि होगी। लेकिन उत्पत्ति समता नियम है तो उसके कारण लागत में परिवर्तन नहीं आता। लागत में परिवर्तन नहीं आता तो कीमत भी पुनः अपने पुराने दीर्घकालीन संतुलन OP पर आ जाती है। नया संतुलन स्थापित होता है C बिंदु पर। A और C बिंदु को मिला दें तो हमें LRS प्राप्त होता है, जो क्षैतिजीय रेखा के रूप में है। लागतों में चेंज नहीं होने के कारण फर्म का वही संतुलन E बिंदु पर स्थापित होता है। अल्पकालीन रूप में उसे E1 पर संतुलन में असामान्य लाभ मिल रहे थे, पर दीर्घकालीन संतुलन में वो पुनः E बिंदु पर संतुलन में आ जाती है, वही कीमत वही उत्पादन मात्रा रहती है। नेक्स्ट थर्ड हम पढ़ते हैं घटती हुई लागतें या उत्पत्ति वृद्धि नियम के अंतर्गत उत्पादन। इसके अंतर्गत भी सेम उसी प्रोसेस में दीर्घकाल में मांग बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ाने के लिए नई फर्में प्रवेश करती है, क्योंकि मांग बढ़ने के साथ असामान्य लाभ मिलेंगे। असामान्य लाभ से आकर्षित होकर नई फर्म प्रवेश करेंगी दीर्घकाल में। नई फर्में प्रवेश करने के कारण चूँकि ये उत्पत्ति वृद्धि नियम है तो लागतें घटती है, प्रति इकाई लागत घटती है, यानी कम लागत पर अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। लागत घटने के कारण दीर्घकालीन कीमत में भी कमी होगी। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए डायग्राम के द्वारा इंडस्ट्री में पहले A बिंदु पर संतुलन, अल्पकालीन रूप में B पॉइंट पर संतुलन, फिर वापस दीर्घकाल में कम लागत कम कीमत पर C बिंदु पर संतुलन। आप इसमें देखिए LRS क्रमशः नीचे की ओर गिरती हुई है, जो इस चीज़ को बता रही है कि उत्पत्ति वृद्धि नियम या घटती हुई लागत के अंतर्गत उत्पादन हो रहा है। इंडस्ट्री में कीमत कम हो गई है और कम कीमत पर सप्लाई बढ़ी है। तो इधर आप फर्म के लिए देखिए, पहले E बिंदु पर संतुलन था OP कीमत पर, फिर अल्पकाल में E1 बिंदु पर संतुलन स्थापित हुआ, फिर नई फर्मों का प्रवेश, फिर नई फर्मों के प्रवेश के कारण कम कीमत कम लागत पर सप्लाई में वृद्धि, तब नया संतुलन जो स्थापित होता है उसमें उत्पादन की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि फर्म के लिए लागतों में कमी आई है। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब हम दीर्घकाल की बात करते हैं तो दीर्घकाल में उद्योग और फर्म का साम्य अलग अलग उत्पत्ति नियमों के अंतर्गत अलग अलग रूप में निर्धारित होता है। इसलिए हम केवल दीर्घकालीन संतुलन की बात करके साम्य की बात करके नहीं छोड़ सकते, हमें इन्हें उत्पत्ति नियमों के संदर्भ में देखना होगा, तभी हमारा विश्लेषण पूरा होगा कि अगर कीमत बढ़ती है लागत बढ़ती है तो फर्म पहले से कम उत्पादन पर साम्य अवस्था में होगी। समान लागत रहती है तो उस स्थिति में उत्पादन भी समान होगा, और अगर लागतें कम होती है तो फर्म ज़्यादा उत्पादन बढ़ाएंगी, कम कीमत पर बेचेंगी। पर तीनों स्थितियों में दीर्घकाल में फर्म को केवल सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी। तो पूर्ण प्रतियोगिता वह विश्लेषण है, वह बाजार की अवस्था है जिसके अंतर्गत
फर्मों से मिलकर उद्योग बनता है। उद्योग की मांग और पूर्ति द्वारा कीमत का निर्धारण होता है। उस कीमत पर फर्म जितनी मात्रा में चाहे उत्पादन बेच सकती है, पर कीमत को परिवर्तित नहीं कर सकती है। अल्पकाल में फर्मों को असामान्य लाभ, सामान्य लाभ, हानि तीनों में से कोई भी स्थिति हो सकती है, पर दीर्घकाल में फर्म को हमेशा सामान्य लाभ ही प्राप्त होते हैं और दीर्घकालीन संतुलन की स्थिति में उत्पत्ति के नियमों का भी साम्य अवस्था पर प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद। ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको असाइनमेंट दूंगी।